स्वर्णा अपनी सास देवयानी, ससुर कुलदीप और पति अनुराग के साथ रहती है। एक दिन की बात है। अरे स्वर्णा बहू, समदन जी का फोन आया था मुझे। वो कह रही थी कि तुम ना तो उनका फोन उठा रही हो और ना ही उनके मैसेजेस को रिप्लाई कर रही हो। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ बहू, चली जाना 2 दिन अपने मायके। अरे उन्हें भी अच्छा लगेगा। उन्होंने तुझे कितनी बार बुलाया है, लेकिन तुम हो कि अपने मायके ही नहीं जाती। माँ जी, मैं मम्मी से बाद में बात कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ बहू, वैसे भी अगले हफ्ते हम गांव जा रहे हैं, तो उस टाइम पर तू भी अपने मायके चली जा। अनुराग भी शायद अपनी बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला है। तब यहाँ ससुराल में तू अकेली रहकर क्या करेगी? क्यों कुलदीप जी? हाँ देवयानी, तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे नहीं माँ जी, आप नहीं जानती, आजकल हमारे मोहल्ले में चोरी चकारी काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में हमारा घर बंद रखना सही नहीं होगा। ये रिस्क तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकती। तो फिर तू एक काम कर, अपने मायके वालों को ही यहाँ पर बुला ले। हाँ, ये भी सही रहेगा। घर भरा भरा सा रहेगा और तुम्हें भी कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। आप लोग टेंशन मत लीजिए। इतना कहकर स्वर्णा वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन स्वर्णा को उसकी माँ का वीडियो कॉल आता है और तभी वो फोन रिसीव करती है। हाँ बोलो मम्मी, कैसी हो आप? अरे मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता कैसी है? और हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही थी तू? क्या हुआ है? हमसे नाराज है क्या तू? नहीं माँ, मैं तो ठीक हूँ। और मैं आप लोगों से नाराज क्यों होंगी भला? वो तो बस ससुराल के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कब सुबह से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। चल कोई बात नहीं, लेकिन तेरी तबीयत इतनी उतरी उतरी से क्यों लग रही है? वह ससुराल में कुछ खाती पीती है या नहीं? मैं तो कहती हूँ कि यहाँ पर आजा 2 दिन के लिए। मेरे हाथ का खाना खिला खिला कर तुझे एकदम टकाटक करती हूँ मैं। हाँ मम्मी, जरूर आऊंगी मैं। बता फिर, कब भेजू तेरे भैया को तुझे लेने के लिए? मेरी लाडो रानी अपने मायके कब आ रही है? ओह गॉड, फिर से वही। हेलो हेलो बेटा, आवाज आ रही है ना? नहीं मम्मी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। क्या? ऐसे कैसे? मुझे तो तेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है और मुझे तो तू अच्छे से दिखाई भी दे रही है। मम्मी लगता है नेटवर्क का इशू है। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? रखती हूँ मैं फोन, बाय। लेकिन बेटा, बेटा सुन तो। स्वर्णा जानबूझकर वीडियो कॉल कट कर देती है। जिसे देखो वो बस मेरे ही पीछे पड़ा हुआ रहता है। लेकिन आखिर किसे बताऊं कि मायके के 2 दिन मेरे लिए कितने भारी पड़ सकते हैं और मैं अपने मायके क्यों नहीं जा सकती। फिर एक दिन स्वर्णा अपनी सहेली आहाना के साथ बाहर जाती है। क्या हुआ आहाना? पिछले हफ्ते जब मैंने तुझे वीडियो कॉल किया था, तभी तो तेरा चेहरा एकदम सोने की तरह चमक रहा था, लेकिन आज इतना उजड़ा उजड़ा सा क्यों है? अरे स्वर्णा, जब तूने मुझे वीडियो कॉल किया था तब मैं अपने मायके में थी और अब मैं अपने ससुराल में आ चुकी हूँ। और तुझे तो पता ही है ना, ससुराल किसी कैद खाने से कम नहीं होता। मायके की लाइफ तो एकदम बेस्ट होती है। हाय, मैं तो कहती हूँ कि हर लड़की को महीने में 2 दिन के लिए तो अपने मायके जरूर जाना चाहिए। ना बाबा ना, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख। मैं अपने ससुराल में ही ठीक हूँ। अरे ये तू क्या बोल रही है? अरे तू इकलौती लड़की है जिसे मैंने ये कहते हुए सुना है। हाँ हाँ ना, तेरे लिए तेरा ससुराल कैद खाना है, लेकिन मेरा ससुराल तो एकदम अच्छा है। अरे लेकिन तू अपने मायके क्यों नहीं जाना चाहती? आखिर क्या प्रॉब्लम है तुझे? जाने देना आहाना, मुझे मायके से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी। चल ना, गोलगप्पे खाते हैं, बहुत दिनों से नहीं खाए। ओके बाबा, ठीक है। फिर एक दिन, स्वर्णा, आज मेरी मीटिंग तुम्हारे मायके की एरिया में ही है। सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे मायके ड्रॉप कर दूंगा।
और रात को घर आते समय लेते आऊंगा। चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ स्वर्णा बहू, चली जा अनुराग के साथ। और वैसे भी आज हमारा व्रत है, वो सीधे कल सुबह ही खोलेंगे हम, तो आज तो कोई खाना भी नहीं बनाना है। हाँ बहू, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। अरे नहीं अनुराग, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ कर आओ, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ। आज मेरी सहेली आहाना का जन्मदिन है, और वैसे भी मैं जब अपने मायके जाऊंगी तब लंबे समय के लिए रहना चाहूंगी। 1-2 दिन में मेरा मन नहीं भरेगा। ठीक है स्वर्णा, तुम्हारी बात भी सही है। हाँ अनुराग, अभी के लिए तुम चले जाओ, मैं अगले महीने चली जाऊंगी। अरे महीनों से बस अगले महीने ही करती जा रही है तू, ना जाने कब जाएगी तू। माँ जी, मुझे जब जाना है मैं तब जाऊंगी। आपको मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम होती है क्या? अगर है तो बता दो, मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अरे ये तो कैसी बातें कर रही है बहू, मैंने ऐसा कब कहा? देखो बहू, देवयानी के कहने का मतलब वो नहीं था। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि कौन क्या कहना चाहता है। फिर एक दिन स्वर्णा की ननद अमृता अपने मायके में कुछ दिन रहने आती है। अरे स्वर्णा भाभी, माँ बता रही थी कि आप अभी तक अपने मायके ही नहीं गई। अरे 6 महीनों बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, और आपने तब कहा था कि अगले हफ्ते आप अपने मायके जाने वाली हो, लेकिन यहाँ पर तो 6 महीने गुजर गए और अभी तक आप अपने मायके नहीं गई। अरे ऐसी बात नहीं है अमृता, मैंने कई बार मायके जाने की प्लानिंग की, लेकिन हर बार ऐन वक्त पर प्लान ही कैंसिल होता गया। तुम्हें तो पता ही है ना, ससुराल में कितने काम होते हैं, और ऊपर से मैं अपने ससुराल को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हूँ। लेकिन फिर भी भाभी, थोड़े दिनों के लिए ही सही, लेकिन आपको अपने मायके जाना चाहिए था। हाँ अमृता, मैं जरूर जाऊंगी अपने मायके, तुम इतनी चिंता मत करो। अब स्वर्णा बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है। जिसे देखो बस मुझे मायके ट्रांसफर करना चाहता है। बाकी लड़कियों के ससुराल वाले उन्हें ससुराल में कैद करके रखते हैं, और यहाँ पर मेरे ससुराल वाले हैं जो मुझे मायके भेजना चाहते हैं। एक नंबर के एंटिक पीस है ये लोग। अरे लड़कियां अपने मायके आराम करने के लिए जाती है, लेकिन किसी को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि मैं अपने ससुराल में खुश हूँ, एकदम आराम से हूँ, कुछ काम ही नहीं होता यहाँ पर। तो फिर मैं अपने मायके क्यों जाऊँ आराम करने, जबकि मैं अपने ससुराल में ही आराम कर सकती हूँ। फिर एक दिन अनुराग स्वर्णा से कहता है, अरे स्वर्णा, मुझे आज ही तुम्हारे पापा का फोन आया था। उनका अगले हफ्ते जन्मदिन है, इसीलिए वो ये चाहते हैं कि हम दोनों वहां पर रहने जाए। 1 हफ्ते पहले ही बुला रहे हैं वो, लेकिन मैं 1 हफ्ते पहले नहीं आ सकता, यहाँ पर बहुत सारे काम पड़े हैं। लेकिन मैं तुम्हें 1 हफ्ता पहले छोड़ दूंगा वहां पर, और मैं जन्मदिन के 1 दिन पहले ही आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ 1 दिन पहले ही चलूंगी। मुझे वहां पर 1 हफ्ते पहले नहीं जाना है। क्या? अरे ये तुम्हें क्या हो गया है स्वर्णा, तुम क्यों बार बार टालती रहती हो अपने मायके जाना? 1 साल होने आया है, मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ। अरे नहीं अनुराग, वैसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली इस हफ्ते में थोड़े ज्यादा काम है यहाँ पर, इसीलिए। वो माँ जी और मुझे मिलकर मिठाइयाँ बनानी है, और माँ जी तो पूजा भी करने वाली है, और साथ ही हमें ठंड के कपड़े भी लाने हैं ढेर सारे। लेकिन स्वर्णा बहू, वो सारे काम इतने भी जरूरी नहीं है, मैं उन्हें अकेली भी कर सकती हूँ। समधी जी और समदन जी दोनों तुझे बहुत याद करते होंगे, तुम्हें 1 हफ्ते पहले ही जाना चाहिए। हाँ बहू, एक औरत के जीवन में घर का काम कभी खत्म नहीं होता, इसीलिए तुम्हें जाना चाहिए। यहाँ की कोई चिंता मत करो, तुम्हें भी थोड़े दिनों के लिए आराम की जरूरत है। नहीं नहीं पापा जी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो 1 दिन पहले ही जाऊंगी। हाँ बस वरना, बहुत हुआ, बहुत टाल लिया तुमने। बताओ मुझे, क्या दिक्कत है तुम्हें मायके जाने में? अरे ऐसी क्या बात है जो तुम हमेशा अपने मायके का नाम सुन के चिढ़ जाती हो?
अरे नहीं अनुराग, ऐसी कोई बात नहीं है। बताओ स्वर्णा बहू, वरना हम तुम्हारे माता पिता से पूछेंगे। नहीं नहीं, उनसे पूछकर कोई फायदा नहीं है। अरे यार, सभी लोग मायके जाकर खुश होते हैं, लेकिन मेरा मायका वैसा नहीं है। मेरे मायके में इतने सारे लोग हैं, दिन रात भैया भाभी के बच्चे चिल्लम चिल्ली करते रहते हैं। ऊपर से पापा और भैया का ऑफिस घर पर ही है, तो उनके क्लाइंट्स का भी आना जाना लगा रहता है। वो घर घर लगता ही नहीं है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है वहां पर। तो आप लोग ही बताओ, क्या करूंगी मैं अपने मायके जाकर? याद तो मुझे भी उनकी बहुत आती है, लेकिन मैं दिन में एक बार तो उनसे बातचीत तो करती ही हूँ ना, तो वहां पर जाने की क्या जरूरत है? देख बहू, तेरी सारी बातें मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तू यहाँ पर खुदगर्ज होकर सोच रही है। तुझे अपने माता पिता के पास नहीं जाना है, लेकिन उन्हें तो तेरी याद आती होगी ना, तो तू उनके लिए चली जा 2 दिन। हाँ बहू, अभी देख, अमृता को अपने ससुराल गए 2 दिन नहीं हुए, लेकिन फिर भी हमें उसकी याद आती है। अरे तुम तो उनकी बेटी हो, जैसे हमें अमृता के लिए लगता है वैसे उन्हें भी तुम्हारे लिए लगता होगा कि 2 दिन अपनी बेटी के साथ गुजारे। 2 दिन में कोई आसमान टूटने वाला नहीं है स्वर्णा। तुम किसी और के घर नहीं, बल्कि अपने खुद के घर जाने वाली हो। तीनों की बातें सुनकर स्वर्णा को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलती समझ आती है। आप तीनों की बातें सुनकर तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैंने हमेशा केवल अपने बारे में ही सोचा है, लेकिन कभी अपने मम्मी पापा के बारे में नहीं सोचा। हाँ बहू, घर में जब तक माँ होती है तब तक मायका मायका होता है, लेकिन एक बार माँ चली जाती है ना, तो वो मायका सिर्फ एक घर बनकर रह जाता है। हाँ माँ जी, मेरी आंखें खोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब अपने मायके जाकर रहूंगी, और 2 दिन के लिए नहीं बल्कि 2 हफ्ते के लिए जाऊंगी। जी भर के रहूंगी अपने मायके। और इस तरह स्वर्णा की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने माता पिता के लिए अपने मायके जाकर रहती है। रूही एक अमीर घराने की लड़की होती है, लेकिन उसे एक मिडिल क्लास घराने के लड़के से प्यार होता है। इसीलिए वो उसके साथ भागकर शादी कर लेती है और अपने ससुराल आ जाती है। बहू रानी, तुमने और हमारे लल्ला ने भागकर शादी की है, जो कि सरासर गलत है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। और नहीं तो क्या, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन गली मोहल्ले में यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों ने भागकर शादी की है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो पहले ही रेशमा अपना ससुराल छोड़कर आई है, उसके कारण कोई कम बदनामी नहीं हुई हमारी। आप टेंशन मत लीजिए माँ जी, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी। और अगर किसी ने सवाल जवाब करने की कोशिश भी की तो मैं कह दूंगी कि शादी मेरे मायके में हुई है और इसीलिए सारी रस्में वहीं पर हुई है। हाँ रूही, यही सही रहेगा। दिसंबर का महीना खत्म होने ही वाला था और उस समय खून जमाने वाली ठंड पड़ने लगती है। रूही को रात में सोते समय बहुत ठंड लगती है और वो 2-2 कंबल ओढ़ने के बाद भी कुणाल से कहती है, हाँ कुणाल, हीटर ऑन करो ना, मुझसे ये ठंड जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन रूही, हमारे घर में केवल एक ही हीटर है और वो भी माँ और पापा के कमरे में ही रखा होता है। क्या ससुराल में केवल एक ही हीटर है? अरे ये क्या बात हुई भला? मेरे मायके में तो एक कमरे में 3-3, 4-4 हीटर होते हैं और यहाँ पर पूरे घर में केवल एक ही हीटर है। हाँ रूही, हम तो भी इस ठंडी को सह सकते हैं, लेकिन माँ और पापा, वो दोनों भी बूढ़े हैं। उनके घुटने इस कड़ाके की ठंड में बहुत दर्द करते हैं, इसीलिए उन्हें हीटर की बहुत जरूरत होती है। तो अब क्या रोज मुझे इस ठंड में ऐसे ही मरना होगा? हम अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए हीटर रख सकते हैं, फिर जब कमरा गर्म हो जाएगा उसके बाद फिर से माँ पापा को लौटा देंगे। रेशमा दीदी भी वैसे ही करती है। ओह गॉड, ये मैं कहाँ फंस गई? ससुराल में एक ही हीटर होने की वजह से
रूही बहुत परेशान हो जाती है। दिन रात बहुत ठंड होती है और वो सॉक्स, स्वेटर और टोपी पहनती है, लेकिन उसके बाद भी वो उस कड़ाके की ठंडी को सहन नहीं कर पाती। एक तो भाग के शादी करने के कारण मैं मम्मी पापा से बात भी नहीं कर सकती, वरना अगर मैं उनसे बातचीत कर रही होती तो वहां से ही 4-5 हीटर मंगवा लेती। माँ जी और पापा जी तो मंदिर गए हैं और कुणाल भी काम पर गया है। इसका मतलब हीटर अब रेशमा दीदी के कमरे में होगा और वो सो रही होगी। फिर रूही फौरन जाकर रेशमा के कमरे से हीटर लाती है और वो उसे रसोई में रख देती है। अरे वाह वाह वाह, अब मेरी जान में जान आई। अब मैं फटाफट से खाना बना लूंगी, वरना ठंड के कारण मेरे हाथ तो सुन पड़ रहे हैं और कोई काम भी नहीं हो रहा। फिर थोड़ी देर बाद में रेशमा को अचानक से ठंड लगने लगती है और उसकी आंख खुल जाती है। अरे ये हीटर कहाँ चला गया? लगता है रूही लेकर गई होगी। अब तो ये गई। फिर रेशमा रूही के पास जाती है। रूही, तुम रसोई में गैस के सामने खड़ी हो। गैस की गर्म भाप होने के बावजूद भी तुम्हें रसोई में हीटर क्यों चाहिए? हाँ तो मुझे भी ठंड लगती है। एक तो आप कोई भी काम नहीं करती हो, चाय से लेकर खाने तक सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। क्यों करूं मैं कोई काम? मैं इस घर की बेटी हूं और तुम इस घर की बहू, इसीलिए तुम सारे काम करोगी। भागकर शादी करने से पहले ये सारी बातें तुम्हें सोच लेनी चाहिए थी। हाँ हाँ, आप ज्यादा बोलो ही मत दीदी। पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। खुद तो अपने ससुराल को छोड़कर मायके चली आई। मैं जानती हूँ आपकी और आपकी सास की नहीं बनती थी, इसीलिए आप यहाँ पर मुंह उठाकर चली आई हो। खुद को तो कोई शर्म नहीं आती और मुझे चले ज्ञान देने। रूही, बस ज्यादा हो रहा है तुम्हारा अब। रेशमा दीदी, आवाज ऊंची करना मुझे भी अच्छी तरह से आता है, लेकिन मैं आपका लिहाज रख रही हूँ। एक हीटर के कारण आप इतना मत चिल्लाओ मुझ पर। ले जाओ इसे। अरे मैं तो ऐसे 100 हीटर ला सकती हूँ अपने मायके से। पहले अपने मायके में मुंह दिखाने के लायक रहो। हर किसी का मायका मेरे मायके जैसे नहीं रहता। अब क्या करे, तुमने कांड ही ऐसा किया है। चलो दो अभी से मुझे। रूही को रेशमा पर बहुत गुस्सा आता है। वही रेशमा रसोई से हीटर छीनकर ले जाती है। फिर एक दिन पूरा परिवार साथ में बैठकर आंगन में अलाव की आग में हाथ सेक रहा होता है। तभी, अरे माँ जी, पापा जी, ये जो वहां पर पुरानी मोटर बाइक रखी है उसे बेच दीजिए ना। उसके अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे हमें और उसके बदले हम घर में नया हीटर भी ला पाएंगे। नहीं रूही बहू, हम इस मोटर बाइक को नहीं बेच सकते। लेकिन क्यों माँ जी? क्योंकि ये मेरी बाबूजी की आखिरी निशानी है और अगर इसे कोई कितने भी बड़े दाम में खरीदने का प्रस्ताव रखे, मैं इसे नहीं बेचूंगा। बेवकूफ हो तुम तो सबके सब। ये रेशमा चुड़ैल भी वैसी ही है। बस एक मेरा ही पति सही है इस घर में। बस उसे जल्दी से पैसे मिल जाए, फिर घर में हीटर भी आ जाएगा। ठंडी को लेकर परेशान रूही हीटर को दिन रात अपने पास रखने के लिए नए नए पैंतरे आजमाती है और वो जानबूझकर हीटर में कुछ ऐसी सेटिंग करती है जिसके चलते कोई भी उसे ऑन ही नहीं कर पाता। हे राम, ये हीटर को क्या हो गया? ये तो चालू ही नहीं हो रहा। लगता है ये बिगड़ चुका है विमला जी। लेकिन ये अचानक से कैसे बिगड़ गया? कल तक तो एकदम ठीक था। अरे माँ जी, आप एक काम कीजिए, इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे रिपेयर कराने दे दूंगी। अब आप कहाँ पर जाओगे इस बुढ़ापे में रिपेयर करने के लिए? ठीक है रूही बहू, दे देना और उसे कहना कि जल्दी से बनवा दे। हम ज्यादा दिनों तक ठंड सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है पापा जी, मैं कह दूंगी। हीटर तो ठीक ही होता है, इसीलिए रूही उसे कहीं भी लेकर नहीं जाती और वो उसे अपने कमरे में ही रखती है।
और रात होने पर वो अपने कमरे में उसे चलाती है। उसी दौरान कुणाल 2 दिनों के लिए अपने काम के सिलसिले में अपने बॉस के साथ बाहर गया होता है। किसी को पता भी नहीं चलेगा अब कि हीटर बनवाने दिया ही नहीं है। अरे हीटर खराब होगा तब उसे ठीक कराने दूंगी ना। मैंने सेटिंग ही ऐसी की थी कि सबको लगे कि हीटर खराब हो चुका है। अब ना मुझे कुणाल चिल्लाएगा और ना ही कोई और। आज तो एकदम आराम से सोऊंगी मैं। घर वालों को यही लगता है कि हीटर सच में खराब हो गया है। फिर अगली सुबह जब अचानक से रूही के कमरे में रेशमा आती है, तभी रूही जल्दी से हीटर पर कपड़ा डाल देती है। क्या हुआ रूही, तुम्हारे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं, और वो भी इतनी कड़ाके की ठंड में? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारा सच पकड़ लिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी। बाहर इतनी ठंड पड़ी है और तुम्हारे कमरे में इतनी गर्मी कैसे है? वो इसीलिए है क्योंकि मैंने 2 दिनों से खिड़की खोली ही नहीं है। आप वो सब जाने दीजिए ना। आप ये बताइए, आप इलायची वाली चाय पियोगे या कॉफी? बताइए। कुछ नहीं पीना मुझे बस यही जानना था कि हीटर ठीक हुआ कि नहीं। आज दूसरा दिन है और माँ और पापा ज्यादा दिन तक बिना हीटर के नहीं रह पाएंगे। अब मैंने तो ठीक कराने को दे दिया है दीदी। परसों नरसों तक मिल भी जाएगा। मैं लेकर आऊंगी उसे, आप निश्चिंत रहिए। फिर अगली सुबह कुणाल आता है और तभी उसकी माँ कहती है, अरे कुणाल बेटा, रूही से पूछ तो हीटर कब तक ठीक होगा? 2 दिन हो चुके हैं हीटर को देकर। क्या? हीटर कब खराब हुआ? जब तुम अपने बॉस के साथ काम के सिलसिले में बाहर गए थे, तभी हीटर अचानक से खराब हो गया। ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है पापा, मैं रूही को पूछ लेता हूँ। फिर कुणाल जब अपने कमरे में जाता है तब वो रूही को आराम से हीटर की गर्मी में सोए हुए देखता है। रूही कुणाल को देखकर झट से उठ जाती है और तभी ना चाहते हुए भी उसे कुणाल को सारा सच बताना पड़ता है। तुम्हें तो पता ही है ना कुणाल, मुझे ठंड सहन नहीं होती। मेरे मायके में तो एक कमरे में ही 3 से 4 हीटर होते थे और यहाँ एक भी नहीं है। इसलिए मैं परेशान हो गई और मुझे ये नाटक करना पड़ा। रूही, ये नाटक करके तुमने बहुत गलत किया है और अब जब तुमने ये नाटक किया ही है तो आज उन्हें ये हीटर भी नहीं दे सकते, लेकिन कल सुबह होते ही तुम्हें ये हीटर उन्हें देना होगा। समझ गई ना? हाँ बाबा, समझ गई मैं। कल सुबह तक दे दूंगी मैं उन्हें। और तुमने बिल्कुल सही कहा, उन्हें अभी दिया तो थोड़ा शक हो जाएगा। लेकिन उसी रात कुणाल के माता पिता से ठंड सहन ही नहीं होती और उन्हें बहुत तेज बुखार आ जाता है और ये देखकर कुणाल को बहुत गुस्सा आता है। देखा रूही, तुम्हारी बेवकूफी का नतीजा। अरे तुम तो जवान हो और वो बेचारे बूढ़े हैं। अगर आज उन्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मुझे माफ कर दो कुणाल, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अभी के अभी मैं उन्हें हीटर जाकर दे देती हूँ। आई एम सॉरी। फिर रूही अपने सास ससुर को हीटर दे आती है और फिर कुछ ही दिनों के बाद कुणाल अपने जुटाए हुए पैसों से घर में एक नया हीटर लाता है, जिसके बाद किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती।